I welcome you all today on second day of this training program empowering higher entrepreneurship, successful technology for profitable dairy farming. तो आज हमारे आपको फिर से 4 एक्सपर्ट इंशाल्लाह आपको लेक्चर दे देंगे। उसमें से एक एक्सपर्ट हमारे जो है उत्तराखंड लाइवस्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड से लाए हैं देहरादून से। तो फिलहाल अभी आपको हमारे डॉक्टर सैयद आशिक हुसैन जो कि सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ पे डिवीजन ऑफ वेटरनरी क्लिनिकल मेडिसिन में हैं, इन्होंने काफ़ी महारत इनकी है। इन्होंने अपना जो ग्रेजुएशन कोर्स जम्मू से किया है, उसके बाद इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी गढ़वाल लुधियाना से किया है और वहाँ पे इनको बहुत ही अच्छा रिच क्लिनिकल एक्सपोजर मिला है, क्योंकि पूरी इंडियन कंडीशंस में वहाँ के जो क्लिनिकल सेटअप है वो बहुत ही एडवांस लेवल के हैं। तो वहाँ पे लकीली इन्होंने अपनी पीजी और पीएचडी की तालीम हासिल की है और इनका मतलब हमारे क्लिनिकल मेडिसिन में बुक बोलते हैं उसको, ब्लड एंड हेंडरसन, वो बहुत मानी जाते हैं। तो उनमें भी इनको साइट इनके कामों को साइट किया हुआ है। तो दैट में मैं अभी डॉक्टर सैयद आशिक साहब को दावत देता हूँ, तो वो आपको थोड़ा सा डेलिब्रेट करेंगे रिगार्डिंग दिस ये अपने इस नई ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए। Thank you, Mehra sir, for the kind words. So I will directly start my presentation ताकि आप लोग बोर ना हो जाएं, ठीक है? थोड़ा सा डॉक्टर साहब आपको बोलो, ये हमारे ये ना ट्रेनिंग्स ये बेसिकली डेयरी एंटरप्रेन्योर्स है, ठीक है। लगभग मैक्सिमम लोगों के पास मोर देन 10 एनिमल्स का यूनिट है और किसी किसी के पास तो बहुत बड़ा यूनिट भी है। तो हमारे कुछ साहिबान एनआईटी पास आउट है, कुछ कश्मीर यूनिवर्सिटी के पास आउट है, अलहमदिल्ला सभी ग्रेजुएटेड एबो ग्रेजुएशन लेवल के हैं। तो थोड़ा अब आशय से इनको डेलिब्रेट कीजिए। तो जो मुझे टॉपिक दिया गया, दिस इज अबाउट द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीजेस इन कैटल। The main motto of this training is profitable dairy farming. How you can gain by a business with the dairy industry. अगर cattle से आप वाबस्ता है, आप business कर रहे हैं, तो आपको फायदा कैसे होगा। तो उस फायदे के लिए आपको पता ही है, चाहे मैनेजमेंट है, whether it is nutritional management और disease management, both are important. Disease में फिर 2 चीजें होती है, one is prevention, है ना, डिजीज को पहले ही रोकना। सेकंड इज ट्रीटमेंट, डिजीज हो गई तो उसके बाद ट्रीटमेंट करना। प्रिवेंशन यूजुअली हम करते हैं इन्फेक्शियस डिजीजेस का, है ना, जैसे आपने रिसेंटली देखा होगा इंडिया या वर्ल्ड में पैंडेमिक कोविड हुआ, है ना, तो उसके लिए फिर वैक्सीन बनाई गई, दैट वाज फॉर प्रिवेंशन। इसी तरह एनिमल्स में भी डिजीजेस है, चाहे वो बैक्टीरियल है, वायरल है, तो उनके लिए प्रिवेंशन। उन डिजीज के बारे में बात मैं नहीं करूंगा। I will talk about the non-infectious diseases जो हमारे कश्मीर में important है, and the diseases which are on a rise, जो पिछले 10 साल से हमने देखा कश्मीर में कुछ नई बीमारियां आ रही है with respect to GIT, with respect to digestive system। तो उनका impact हमारे animals पे कैसा है, how it can affect your dairy farming, और उनको आप prevent कैसे करोगे, उस बारे में बात करूँगा। तो हमारे यहाँ जो GIT डिजीजेस एज कम्पेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, इसमें कुछ डिजीज है जो हमारे यहाँ ज्यादा होती है। बाकी इंडिया में अगर आप देखो वो बीमारियाँ उतनी नहीं होती है। उनमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है जिसको बोलते हैं, सिंपली हम बोलेंगे इंडाइजेशन। इंडाइजेशन के फिर डिफरेंट टाइप्स होते हैं ना, जैसे हम भी कभी वाजवान पे जाएंगे, खाएंगे तो हमको भी 1-2 दिन भूख नहीं लगेगी, दैट इज कॉल्ड ए सिंपल इंडाइजेशन, है ना। उसके लिए आप कोई ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, है ना। आज ज्यादा खा लिया, चलो कल तक हो जाएगा, थोड़ी चाय पी ली, दूसरे दिन खुद ही ठीक हो जाएगा, दैट इज सिंपल इंडाइजेशन। वैसे ही एनिमल्स में भी होता है। एनिमल्स में भी कैसे होता है, जब भी कोई हम फीड चेंज करें या फोडर चेंज करें, है ना, स्पेशली ये प्रॉब्लम आती है विंटर सीजन में, जब हमारा ग्रीन फोडर खत्म होता है, तो फिर क्या हम इमीडिएटली डाल देते हैं ड्राई घास, है ना। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए,
हाउ वी कैन, हमारे पास ऑप्शन तो है नहीं, आजकल ऑप्शन है, आप बाहर से लाते हैं, साइलेज लाते हैं, हाँ, या कस्टमर मंच आजकल बना आचार, टेक्निकल टर्म भी वही है, तो बाहर से हम वो लाते हैं। तो उससे भी स्टार्टिंग में अगर हम इमीडिएटली एक दिन हमने ग्रीन पाउडर बंद कर दिया, दूसरे दिन चाहे साइलेज डाल दिया या ड्राई पाउडर, तो उससे भी इंडाइजेशन के चांसेस होते हैं। सो जो भी चेंज हमें करनी है, चाहे वो कंसंट्रेट फीड है या पाउडर है, दैट शुड बी ग्रेजुअल। अभी आपको लग रहा है कि हमारे पास पाउडर है, ग्रीन पाउडर है, हमारा ये 15-20 दिन अभी चलेगा, है ना, तो उसी पीरियड में आपको ग्रेजुअली क्या करना है, ग्रीन पाउडर कम करना है, उसमें ड्राई डालना है साथ साथ में, ताकि एनिमल उससे अडॉप्ट हो जाए। अगर किसी इंसान को भी हम बोलेंगे रोज मीट खाना, जैसे मैं बोल रहा थी, वो वाजवान की मिसाल दे रहा था, एक दिन वाजवान खाए, दूसरे दिन नहीं खा सकता है वो, है ना, तीसरे दिन नहीं खा सकता है वो। लेकिन अगर हम मीट का एक 2-2 पीस रोज खाए तो वो खा सकता है ना, आहिस्ता आहिस्ता उसको आदत हो सकती है, तो बीच में अगर 4-5 पीस भी खा लेगा उसको प्रॉब्लम नहीं होगी। दैट इज द एडवांटेज ऑफ ग्रेजुअल चेंज इन फीड। चाहे कोई भी चेंज करनी हो, आपको कोई भी फीड डालनी हो, कंसंट्रेट, चाहे आपको मक्की डालनी हो या कोई और चीज डालनी हो, साइलेज डालना हो, चाहे ग्रीन पाउडर ही डालना हो, अभी आएगा सीजन मार्च अप्रैल, है ना, विंटर में हम दे रहे हैं ड्राई, फिर क्या करते हैं हम, चलो जानवर को खुला छोड़ दें, खुद ही खाएगा, है ना, तो उसके लिए तो आसान है, वो तो एक साथ सारा खा जाएगा। तो दैट कैन आल्सो लीड टू सिंपल इंडाइजेशन। लेकिन सिंपल इंडाइजेशन इट इज नॉट ए प्रॉब्लम फॉर एनी डेयरी फार्म, उससे आपको नुकसान नहीं होगा, बट यू शुड नो उसके लिए आपको क्या ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने कोई भी फीड पाउडर चेंज किया है, आपका एनिमल 1-2 दिन नहीं खा रहा है, उसको ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही ठीक हो जाएगा। मेन मैसेज ये है, वो खुद ही ठीक हो जाएगा। पहली बात तो ये है कि हाँ, आपको ग्रेजुअल चेंज करनी है। अगर आपने आप छोड़ दिया, चलो ग्रीन पाउडर खा लिया, लेकिन उसके लिए ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। ट्रीटमेंट की जरूरत होती है उस इंडाइजेशन में, उसको बोलते हैं हम लैक्टिक एसिडोसिस। इसको पढ़ने में आदत से जैसे इंसान को भी होता है ना, अगर कहाँ ज्यादा स्वीट खे उसको एसिडिटी होती है ना, वैसे ही अगर एनिमल ज्यादा खाएगा कार्बोहाइड्रेट, माशाल्लाह आप सभी ग्रेजुएट हो तो आप टेक्निकल टर्म आप समझ सकते हैं, अगर कोई कार्बोहाइड्रेट रिच फीड खाएगा एनिमल ज्यादा कंसंट्रेशन में, मतलब जिसको हम बोलते हैं एड लिप्टन, छोड़ दिया, खा लिया, जितना मर्जी खा लिया, दैट फीड कैन बी एनी कार्बोहाइड्रेट सोर्स। तो हमारे यहाँ जो हमने यहाँ पे देखा है, क्लिनिक में देखा है या बाहर देखा है, जो मेन केसेस हमारे पास आते हैं, दैट इज द प्रॉब्लम, दैट इज द मैटर ऑफ कंसर्न। सिंपल इंडाइजेशन से कोई आपके फार्म को प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन अगर लैक्टिक एसिडोसिस हो गई, या जिसको सिंपली बोलते हैं हम रूमन एसिडोसिस, यू माइट बी डूइंग के कैटल के स्टोमक के 4 कंपार्टमेंट होते हैं ना, रूमन, रेटिकुलम, ओमेसम, अबोमेसम, हाथ गए, तो उसमें वो एक्यूमुलेट फर्मेंटेशन उसी में होती है। तो उसमें जब ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाएगा, एक्सेसिव फर्मेंटेशन होगी, तो एक्सेसिव एसिड प्रोड्यूस होगा। जब एसिड ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो वो क्या करेगा, दैट विल ड्रेन द वाटर फ्रॉम सिस्टमिक सर्कुलेशन, तो उससे क्या होगा, वो पानी उनके पेट में जमा हो जाए। तो अगर फिर जानवर को आप देखेंगे, आपको लगेगा हमेशा आप ही अंदर नुकसान हो रही है, दैट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न, उसको ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो ये एसिडोसिस किस किस वजह से होती है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कोई भी ग्रेन फीड, चाहे सोन दाने मकई, ये चीजें अगर जानवर ज्यादा खाएगा, कितना ज्यादा खाएगा, कब हम बोलेंगे जानवर ने ज्यादा खाया, मैंने बोला पहले भी, कोई भी ज्यादा फीड खाएगा उससे इंडाइजेशन हो सकती है। तो हम कब डिफरेंशिएट करेंगे, ये सिंपल इंडाइजेशन है या एसिडिक इंडाइजेशन है। तो अगर ग्रेन फीडिंग का देखा गया है 25 से 60 ग्राम पर केजी, चलो हम मान लेते हैं 25 ग्राम पर केजी, अगर आपकी गाय 300 केजी की है, मल्टीप्लाई बाय 25, कितना हो गया, 370, ऑलमोस्ट 7.5 केजी, है ना। चलो आप रफली मान लेते 7 केजी से ज्यादा अगर जानवर खाएगा, तो दैट हैज द चांसेस ऑफ डेवलपिंग
लैक्टिक एसिडोसिस। ये यूजुअली तब होता है जब आप जानवर को खुला छोड़ दें, आपके फार्म पे मक्की पड़ी है या कोई भी फीड पड़ी है, जानवर को यल खा लिया है। इट इज यूजुअली बाय एक्सीडेंटल इंजेक्शन, डेलिबरेटली तो नहीं देंगे ना आप इतना, आपका फिक्स्ड है सुबह हमने है ना मक्की 1 kg देनी है, शाम को इतनी 1 kg देनी है, तो दिस यूजुअली हैपेंस बाय एक्सीडेंटल इंजेक्शन। डेलिबरेट ये होता है तब, स्पेशली आप लोगों के लिए भी प्रॉब्लम नहीं है लेकिन जनरल फार्मिंग के लिए प्रॉब्लम है, जब हम खिलाते हैं, जैसे हम खिलाते हैं वाजवान में जो बचता है ना खाना समय लेफ्ट ओवर राइस, वो कुछ लोग खिला देते हैं या कुछ लोग जानवर छोड़ देते हैं, वो खा लिया, उसका क्या है, वो ग्रेन से ज्यादा जल्दी फर्मेंट होता है, तो उसका डोज ऑलमोस्ट इससे हाफ होता है, उसका डोज जो है दैट इज 10 to 20 ग्राम ही उसका है मार्जिन ना, तो 3-4 kg अगर खाएगा उससे हो जाएगा। और किन चीजों से हो सकती है, चलो मैं पहले आपको बहुत उसके में बोलूँगा। कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स कौन सा हो सकता है जो एसिड ज्यादा प्रोड्यूस करेगा ना? मैं इसको इंटरेक्टिव बनाना चाहता ताकि आप लोग बोर ना हो जाए। एक तो होगी कोई भी ग्रेन, कोई भी हो गया, मतलब यही जो आपने कहा एक्सेसिव हो गया वो एक नहीं मैं वही बोल रहा हूँ कौन सा, जैसे मैंने बोला मकई धान्य है ना, कोई भी फीड कंसंट्रेट फीड जो आप मंगाते हैं, अगर वो भी ज्यादा खा लेगा उससे भी हो सकता है। और किससे हो सकता है हमारे कंडीशंस में, जैसे मैंने बोला यही वाजवान जो बात हम देखते हैं यूजुअली, या घर में कुछ साथ बच्चों बात क्या फंक्शन है उसको तो रोज हो रही जानवर हर के साथ, और किससे फ्रूट दिया वगैरह एग्जैक्टली जो एप्पल्स स्पेशली है दैट हमने देखा दैट इज द मेन कॉज। उस सीजन में क्या करते हैं स्पेशली शीप गोट वाले किस तरह बागन में ज्यादा है, तो उनके लिए तो वाजवान ही है, वो खा लेते हैं जल्दी जल्दी से, फर्मेंट जल्दी हो जाता है, उनको प्रॉब्लम हो जाती है ना। तो फ्रूट वेस्ट, रिसेंटली हमने फ्रूट वेस्ट पे थ्रू यूनिवर्सिटी जेएंड के गवर्नमेंट को एक पॉलिसी भी भेजी है, हाउ वी शुड मैनेज द फ्रूट वेस्ट, रिसेंटली जस्ट 4-5 days बैक, दैट वाज बेस्ड ऑन आवर रिसर्च कि फ्रूट वेस्ट इज वन ऑफ द मेन कॉजेज ऑफ दिस एसिडोसिस इन आवर वैली। एक तो होगा चलो घर में भी बच गए, घर बाग छो मन चूर नसब खराब, चलो आधा काट के ये जानवर को डाल देते हैं, दैट इज अ गुड थिंग, डालना चाहिए, लेकिन यही है उसका डोज हमें देखना चाहिए। अगर हमारी गाय 300 आजकल तो 300 ना ऐसे 400 kg की होती है ना, अब तो बाहर से सारी गाय आने लगी, हमारी लोकल अब रही नहीं है, 400 kg के हिसाब से अगर हम 10 ग्राम भी रखें तो 4 kg से ज्यादा दिन में नहीं खिलाना चाहिए, ये नहीं चलो जितने बचे हैं सारे डाल दिए, ठीक है ना। तो इसके लिए मैंने कुछ यहाँ पे फोटोग्राफ ताकि आपको याद रहे ये दिमाग में, ये चीज उससे मेन होता है। पहले तो लेफ्ट ओवर जो हम, ये स्पेशली प्रॉब्लम है श्रीनगर सिटी में ना, जो फेंक देते हैं ऐसे ही, यहाँ पे गाय भी वैसे ही रखते हैं, चलो जिन में खा लिया कचरा वचरा, हमें 4-5 kg दूध चाहिए, दैट इज एनफ, उससे ज्यादा हमें बेचना नहीं है। आपके लिए जो ऑर्गेनाइज्ड है उनके लिए ये लेफ्ट ओवर मेन प्रॉब्लम नहीं है, वो तो वो नहीं खिलाओगे, आपके लिए यही प्रॉब्लम है कि एक्सीडेंटल इंजेक्शन न हो जाए। इसको मैं क्यों मेंशन कर रहा हूँ, इस डिजीज का फिर ट्रीटमेंट आपको पता होना चाहिए कि आप अपनी फार्म लेवल पे इसको कैसे फिर ट्रीट करोगे, है ना। मैनेज तो हो गया, आप तो ये चीजें नहीं खिलाओगे, आपका यही है अगर एक्सीडेंटली किसी एनिमल ने ज्यादा खा लिया, दैट इज योर ओनली इशू। अगर आप एनिमल ने खा लिया, हाउ यू शुड मैनेज एट योर ओन लेवल, आप फार्म पे कैसे मैनेज करोगे। मैंने पहले बोला इसमें एसिड ज्यादा होता है, तो जब स्टमक में एसिड होगा आप उसको न्यूट्रलाइज, जैसे हम भी कहते हैं चलो एसिडिटी गई, चाहे एसिलॉक खा लिया, डाइजिन की बोतल पी ली, है ना, राइतोराजोल खा लिया, वैसे ही एनिमल्स में, तो एनिमल्स में आपको आप एसिलॉक तो नहीं लाओगे, आप एसिलॉक भी बेटर है, लेकिन दैट विल न्यूट्रलाइज ओनली सिस्टमिक सर्कुलेशन, है ना। तो स्टमक इनका बड़ा होता है, आपको पता है जो जमीन आसान तक मुझे 4-5 किलो थकान हुआ अगर बोर्ड जानवर है ना, तो उसको क्या करेगा, अगर आप एसिलॉक दोगे आपको देने 50-100 ml एट अ टाइम, है ना, तो आप उसको बेटर मैनेज कैसे कर सकते हैं। इस गाइड फुल सोडियम बाइकार्बोनेट दैट यू हैव टू यूज, तो आप कितना दोगे सोडियम बाइकार्बोनेट, कोई आइडिया नहीं, कितना तो हाँ कितना दोगे, आपके पास 4 क्विंटल की गाय है, कितना दोगे आप,
मेरी मैसेज ये है कि अगर आपको केस हो जाए कल को ये, हाउ यू विल मैनेज एट योर ओन लेवल। 100 ml मॉर्निंग एंड इवनिंग, 100 ml सो वो तो पाउडर में आता है ना, इस चाय से करवाने से बनाएंगे ना सॉल्यूशन, नॉट ये। वही में 100 ml आप किस कंसंट्रेशन, आप माशाल्लाह सभी ग्रेजुएट है तो किस कंसंट्रेशन से बनाएंगे, चलो आपका ही मान लेता 1 हूँ लीटर में डाल देते हैं 100 ml 100 ग्राम। 100 ग्राम, वो आपको कम हो जाएगा। यूजुअली करते भी यही है, मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर्स करते हैं, क्योंकि पानी दीवान फुल जिसको बोलते हैं खुद ही देते हैं, लेकिन फिर भी एनिमल ठीक नहीं, उसमें मेन रीजन यही होता है उसका डोज प्रॉपर नहीं होता है। मिनिमम यू शुड गिव 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, है ना, तो 400 केजी के लिए 400 ग्राम, है ना। आप फिर जितने मर्जी पानी में मिला दो, 2 लीटर में मिला दो, 1 लीटर में मिला दो, लेकिन उसका डोज प्रॉपर होना चाहिए। और ये आपको मिनिमम 2 दिन देना है, एक डोज से वो नहीं हो जाएगा, वो कब स्टमक में घूमेगा उसको न्यूट्रलाइज करेगा। एक चीज तो ये हो गई, इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट, जैसे हमें इंडाइजेशन होगी, एसिडिटी होगा, हम तो बस इस्लाफ हो गए न्यूट्रलाइज, लेकिन एनिमल्स के लिए इंपॉर्टेंट है, एक तो ये हो गया हमने जो स्टमक में है उसको न्यूट्रलाइज करिए, ठीक है। नंबर सेकंड, जो फिर सिस्टमिक सर्कुलेशन में गया होगा, जो अब्जॉर्ब हुआ होगा ब्लड में, उसको भी न्यूट्रलाइज करने की जरूरत है। तो उसके लिए भी आता है सोडियम बाइकार्बोनेट इंजेक्शन, उसके लिए इंजेक्शन आता है, वो आप ह्यूमन वाला भी यूज करते हैं, उसमें इशू नहीं है। ह्यूमन वाली 2 प्रिपरेशन आती है, एक आती है 7.5% की, एक आती है 8.3% की। तो एज अ थंब रूल आप दोनों का दोगे 1 ml पर केजी बॉडी वेट, इट्स सिंपल थंब रूल। 400 केजी की गाय है, 400 ml आप दोगे इंट्रावेनस, बट उसमें एक प्रिकॉशन है, आप डायरेक्टली वो नहीं दोगे, आप वो NS बोतल में डालोगे, है ना, देन एडमिनिस्टर स्लोली। जैसे आप कैल्शियम की बात को पता है, कैल्शियम आप स्लोली देते हो, उसको भी आपको स्लोली होगी। 2 चीजें, एक तो आपने न्यूट्रलाइज कर दिया जो स्टमक में है, दूसरा जो ब्लड में एब्जॉर्ब हुआ है उसको भी आपने न्यूट्रलाइज किया। लेकिन इसमें आप तीसरी प्रॉब्लम है, जो पेट में बचा होगा खाना वो तो फर्मेंट होता रहेगा ना, है ना, तो आपको वो फर्दर प्रोडक्शन भी रोकनी है और एसिड ना बने। तो इसमें एसिड मेनली बनता है कि जो रूमन में बैक्टीरिया स्पेशली ग्राम पॉजिटिव होते हैं उनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, वो जल्दी इसको फर्मेंट करते हैं वोलेटाइल फैटी एसिड्स को लैक्टिक एसिड में, ठीक है। तो उसको कम करने के लिए हमें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की मान लो पॉपुलेशन कम करनी है, तो उसके लिए हम कोई एंटीबायोटिक देंगे जो इफेक्टिव रहेगा अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव। तो इसके लिए बेस्ट एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन, जो आपकी आती है ना, प्रोकेन पेनिसिलिन, डाइक्रेसिन जो आती है। तो नॉर्मल डोज पे आप दोगे, लेकिन उसमें आप दोनों दोगे। एक तो आप एनिमल को खिलाओगे, पानी में घोल के एक ऑयल खिला दी, वो स्टमक में जाए बैक्टीरिया काम करेगा। लेकिन इसमें फिर आई विल डिस्कस, बैक्टीरिया जो होते हैं जब एसिडिटी होगी, स्टमक वाला इफेक्ट होगा, तो बैक्टीरिया ब्लड में भी जा सकते हैं। तो इसलिए आपको 1 दिन 2 दिन के लिए आपको उसका इंजेक्शन भी देना पड़ेगा। ये ज्यादा कंसर्न इसलिए है कि इसकी कॉम्प्लिकेशंस इन फ्यूचर ज्यादा है। फिर एक तो आपने मैनेज कर लिया अपने लेवल पे, है ना, आपने उसको एक तो बाइकार्बोनेट दे दिया फुल, दूसरे ओरली IV दे दिया, एंटीबायोटिक दे दिया। एक और चीज इसमें इंपॉर्टेंट है विटामिन B1, विटामिन B1 देना जरूरी है। जो हमारी प्रिपरेशन आती है ट्राइब्यूएट, उसमें ज्यादा कंसंट्रेशन होती है जो अवेलेबल है। B1 की अलग भी आती है, लेकिन हमारे कश्मीर में भी अवेलेबल नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं रखते हैं। तो ट्राइब्यूएट आप दे सकते हो 2-4 दिन के लिए, ताकि B1 की डेफिशिएंसी ना हो जाए। अगर B1 की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो फिर एनिमल को सिंपली बोल इसको बोलते हैं लंबर पैरालिसिस, बैक इश्यू हो जाएगा, आपको लगेगा एनिमल लड़खड़ा रहा है, जैसे उसने क्या दारू पिया हो तो लड़खड़ा रहा है ना, ड्रंकन गेट। तो इसकी फिर आगे कॉम्प्लिकेशंस है, उनको रोकने के लिए ही ये ट्रीटमेंट ज्यादा जरूरी है। हाँ, इसमें एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, जब स्टमक, मैंने बोला स्टमक में बढ़ेगा एसिड, तो वो एसिड ड्रेन करेगा वाटर, है ना। तो एसिड जो है लैक्टिक एसिड that has a corrosive effect also that will affect the intestine, that will cause diarrhea. इसमें ये चीज इंपॉर्टेंट है, डायरिया नॉर्मली इट इज नॉट ए पॉजिटिव साइन, डायरिया की बीमारी, लेकिन इस डिजीज में डायरिया इज अ पॉजिटिव साइन। डायरिया हो गया, आधा एसिड उसी के साथ निकल गया,
ठीक है ना। तो इस बीमारी में डायरिया को ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं है, ये बात आप याद रखिएगा, है ना। अगर आपको लगा कि आपके जानवर ने फीड ज़्यादा खाई है, मक्खी ज़्यादा खाई है, तो अगर उसको डायरिया हुआ, डायरिया इज अ पॉजिटिव साइन, उसको डायरिया के लिए ट्रीट नहीं करना है, ठीक है ना। हाँ, अब डायरिया में इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो गई या फ्लूइड लॉस होगा, डिहाइड्रेशन होगी, तो उसके लिए आपको फ्लूइड देना है। दैट फ्लूइड इट इज बेटर टू गिव इंट्रावेनसली, आप उसको ड्रिप लगाइए। ओरली भी दे सकते हैं, लेकिन इसमें ऑलरेडी एब्जॉर्प्शन इफेक्टिव होती है एसिड से, तो बेटर रहेगा आप उसको ड्रिप लगा देंगे, ठीक है ना। एक चीज तो ये इम्पोर्टेंट है। नंबर सेकंड चीज जो मैंने यहाँ पे देखा है कश्मीर में, हम यूजुअली क्या करते हैं कि जिस जानवर ज्यादा खा ले उसी जगह में स्टेट से आए, यानी आपको पता है कि नहीं, लेकिन गांव में कॉमन प्रैक्टिस है, ज्यादा खा लिया, किसी किसी को पता होगा 5 जगह टेट चाय, that you should not give. Tet chai that will have an effect only when there is simple indigestion. Acidic indigestion में वो आपका कंडीशन और बिगाड़ देगा, that will aggravate the condition. हाँ, simple indigestion में that will effect, that will work. जैसे ह्यूमस मैंने पहले बोला, वाजवान ज्यादा खा लिया, पच चाय का पचावा या कोक चीज, हाँ, हो गया आदमी सेट। लेकिन अगर एक्सीडेंटली ज्यादा खाया, उसमें आप टी यूज नहीं करोगे। इट इज माय एडवाइस। बेटर है जो आपके घर में कॉमनली अवेलेबल है, सोडियम बाइकार्बोनेट, बस फुल चाय वो ले लो, दैट इज द बेस्ट थिंग। इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट ये है, फिर अगर आपको लग रहा है हमारा एनिमल 1-2 दिन में रिकवर नहीं कर रहा है ना, देन यू शुड गो फॉर, अगर आप पहले दिन भी वो करोगे दैट इज बेटर, लेकिन अगर आप 1-2 दिन वेट भी करोगे, यू शुड गो फॉर, जिसको बोलते हैं कार्ड ट्रांसप्लांट। कार्ड किसको बोलते हैं? CUD, कोई आइडिया? कार्ड जब एनिमल खाते हैं ना, फिर वो करते हैं द्रामुनियत क्रॉस रिपोर्ट से होना, है ना, जो मुंह में जमा होता है ना, वो जब वो चबाते हैं कंटिन्यूअस वो करते हैं, इसे द्रामुन छोना क्रॉस रिपोर्ट, रुमिनेशन, उसको बोलते हैं कार्ड, है। कार्ड ट्रांसप्लांट से क्या होगा, जो बैक्टीरिया इनमें कम हुए, मैंने पहले बोला इसमें ग्राम पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, ग्राम नेगेटिव कट जाती है, मतलब जो प्रोपोर्शनेट है वो बिगड़ जाता है। और कोई मेडिसिन अवेलेबल नहीं है जिससे हम वो बैक्टीरिया सप्लाई करें जो डाइजेशन के काम आते हैं, तो बेस्ट वही रहेगा हम दूसरे एनिमल से लेके इस एनिमल में डाल दें। तो वो हम कैसे करेंगे? हमारे यहाँ तो ज़बह होता ही है, स्लॉटर होता ही है, उसके पास जाएंगे सुबह, चाहे वो अगर बड़ा एनिमल नहीं है आपके एरिया में ज़बह हो रहा है, आप शीप गोट का भी ले सकते हो, उसमें एक ही प्रॉब्लम होगी, कम निकलेगा थोड़ा सा वॉल्यूम, है। जैसे डमी आसान, इस तक गोश्त ना आसान, सुच चीरुन, इस तक रास नेर, वो एनिमल को पिलाना है। ये किसी भी इंडाइजेशन के लिए इफेक्टिव है, चाहे वो सिंपल है, एसिडिक है, अल्कलाइन है, ठीक है ना। तो एज अ थंब रूल, अगर आपको लग रहा है एनिमल किसी वजह से भी नहीं खा रहा है, यू कैन गिव दैट, उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। उसमें प्रिकॉशन ये लेनी है, जब आप वो लाओगे विद इन हाफ एन आवर यू शुड गिव टू योर एनिमल। इतनी देर में ही क्यों? बिकॉज जो रूमन होता है ये बंद होता है अंदर से ना, इट इज एनारोबिक एनवायरनमेंट, उसमें ऑक्सीजन होता ही नहीं है। जब वो खुल गया तो ऑक्सीजन सप्लाई हो जाएगी, दैट विल इफेक्ट। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उसमें से वो निचोड़ के ले। अगर उसमें से कभी होता है, स्पेशली विंटर ड्राई रहता है अंदर, घास खाई तो ड्राई रहेगा, उसमें क्या आप क्या कर सकते, थोड़ा गर्म पानी डाल दिया, फिर निचोड़ के ले लिया। अगर ज्यादा दूर जाना है, किसी बाल्टी में डाल दिया, ऊपर थोड़ा तेल डाल दिया ना, ऊपर परत बनेगी, एयर अंदर नहीं जाएगी, या ढक्कन रख दिया सिंपली। तो दैट इज द, I can say that is the best scientifically proven appetizer for animals. Best. जो आते हैं ना हमारे, जो कंपनीज बनाती हैं, कोई भी बनाती हो, प्रोविस है, ग्रोमेंटास, इसके आगे वो कुछ नहीं है। एंड साइंटिफिक एविडेंस सेज कि वो कोई इफेक्ट नहीं करते हैं आपकी डाइजेशन, एक्सेप्ट थोड़ा सा जो रोमेंटास आता है बोलस, वो थोड़ा इम्प्रूव करता है, बाकी का किसी का प्रूफ नहीं है। दिस इज द बेस्ट एपेटाइजर, आई कैन से दिस इज द बेस्ट
साइंस भी यही कहती है थ्रू आउट वर्ल्ड दिस इज द बेस्ट। एंड दुनिया में आजकल रिसर्च इस पे हो रही है हम कार्ड बैंक कैसे बनाएं, बट अभी तक हुआ नहीं है। एडनबर्ग यूनिवर्सिटी में पिछले 20 साल से इसी पे रिसर्च चल रहा है, हाउ वी कैन एस्टैब्लिश अ कार्ड बैंक, लेकिन अभी तक हुआ नहीं। इतना कॉम्प्लेक्स ऊपर वाले ने मैकेनिज्म बनाया है, वो बोलते हैं ना उस किस किस की शान को जुटलाओगे, तो अभी तक साइंस को ये समझ नहीं आया कि रूमन में बैक्टीरिया कितने टाइप के हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने टाइप के हैं। तो आप कहाँ वो से उस टैबलेट में डाल दोगे सारे, उसमें वो 2-3 डालते हैं, सैक्रोमाइसिस डाल दिया है कोई वो जो समझ चुके हैं बस वही 2-3 डाल दिए। सो दैट इज द बेस्ट वे फॉर योर, मैं बोलूँगा जो एनोरेक्टिक एनिमल है कोई भी फ्रॉम एनी डिजीज, इसके लिए तो है ही है, लेकिन अगर आपको किसी और बीमारी से भी लग रहा है, एनिमल नहीं खा रहा है आपको प्रॉपरली, स्पेशली इन द विंटर, कि विंटर में हमारा ड्राई पाउडर, जिनके पास साइलेज नहीं है, जो ड्राई पाउडर ज़्यादा यूज़ करते हैं, उनके लिए बेस्ट। ठीक है, और तो मुझे लगता है मैम इसमें कुछ ज़्यादा जो हम साइलेज से अभी अगर हम साइलेज इस्तेमाल कर रहे हैं और इसको शिफ्ट करेंगे ग्रीन में, मतलब इसमें भी हमें ग्रेजुअल करना है कि अदरवाइज ये ग्रीन वो भी है ग्रीन ये भी है, तो इसमें उतना नहीं, चाहिए। कोई भी फीड चाहे ग्रीन से ग्रीन या कंसंट्रेट से कंसंट्रेट, उसमें होता है। हमारे यहाँ आपने अच्छी एक बात याद है, जो हमारे यहाँ ना हायर बेल्ट्स, फॉर एग्जांपल बड़गाम साइड से है ना, जिनका थोड़ा हायर, बड़गाम ना थोड़ा हायर भी है, आता है थोड़ा लोअर भी है, वहाँ हमने कुछ केसेस देखा ना, जो आपने बोला ग्रेजिंग के लिए डाल देते हैं, पहले वो प्लेन्स पे डालते हैं, 2-4 दिन ऊपर गए ना तो उनको इंडाइजेशन होती है, उस घास से भी होते हैं, स्पेशली इस वुडर घास शासन, उनको उसकी आदत नहीं होती है। या जो हमारे नोमैडिक आते हैं शीप वाले, उनको ये प्रॉब्लम आती है, वो तो रास्ते में कहाँ घास लेके चलेंगे, हैं? रास्ते में जो शीप को मिल गया वो खा लिया, एक जगह एक टाइप का होगा, दूसरी जगह पे दूसरे टाइप का होगा, तो उनको ये प्रॉब्लम आती है। कोई भी चेंज न्यूट्रिशन का फंडा इन एवरी एनिमल, इन एनिमल किंगडम मैं बोलूँगा, चेंज जो भी करनी है ग्रेजुअल करनी है ना, ऑल ऑफ अ सडन ऊपर वाला ही कर सकता है, तो ह्यूमन बीइंग्स के लिए जो भी चेंज करनी है ग्रेजुअल, ग्रेजुअली आप फर्स्ट डे 1/3 कटा सकते हैं, 1/2 कर सकते हैं, दैट इज अप टू यू, है ना। हाँ, इसमें एक चीज कोई बोलेगा था नहीं सर मेरी गाय तो 10 kg सेब खाती है, उसको कुछ नहीं होता है ना? हो सकता है, दैट इज अ पॉसिबिलिटी। या कंसंट्रेट अगर हम रिकमेंड करेंगे 4 kg, मैं तो 6 kg खिलाता हूँ। कल ही एक यहाँ पे एक शीप आया था, वो उसको 1.5 kg मक्की देता था सुबह शाम, 1.5 kg, मतलब 3 किलो वो शीप को दे रहा था। फिर उसको प्रॉब्लम क्या, इससे मुझे अच्छी बात याद आई, उसको प्रॉब्लम क्या आई थी मेनली, वो चल नहीं रहा था, उसको ये बैक इशू आ रहा था, so उसको इतनी गिरान वेस्ट मिजन हूप इमशे मज बड़े मिजन, दैट इज द वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ दिस एसिडोसिस, स्पेशली जिसको बोलते हैं क्रोनिक एसिडोसिस। एक तो मैंने बोला कि एक्सीडेंटल इंजेक्शन हो गया ज़्यादा, दूसरा आ गया कि आप जो उसका लिमिट है उससे ज़्यादा खिला रहे हैं, डेली खिला रहे हैं। अगर आपका न्यूट्रिशन वाले रिकमेंड, या आपने देखा हो कोई रिकमेंड करता है 4 kg खिलाना, आप बोलते हैं मैं कंसंट्रेट ज़्यादा खिलाऊंगा, मेरा दूध और बढ़ेगा, तो ग्रेजुअली उससे क्या हो जाएगा, एनिमल के 1-2 चीज़ें हो जाएगी, एक तो उसको स्टमक वाल थिकनिंग हो जाएगी, तो अडॉप्ट नहीं कर। नंबर सेकंड, जो कॉमनली कॉम्प्लिकेशन हमारे यहाँ पे है, जो ओवरलुक्ड कॉम्प्लिकेशन जिसकी तरह हम देखते ही नहीं है, दैट इज लेमनेस। आपका एनिमल सही से नहीं चल पाएगा, है ना। उसके अब ज्यादा, मैं बोलूँगा ज्यादा कॉम्प्लिकेशन इसलिए आ रही है, जो हमारा फ्लोर आ गया ना हर जगह, दैट इज कंक्रीट, है ना। हर एक डेयरी फार्म है, दैट इज कंक्रीट, है ना। एक तो वो भी अफेक्ट करता है, आप यहाँ से कंसंट्रेट हाई खिला रहे हैं, तो दैट विल लीड टू इंक्रीज हिस्टामिन प्रोडक्शन, उससे आपके हूप में प्रॉब्लम आ जाएगी, एनिमल के हूप बढ़ने लगेंगे, अगर बढ़ेंगे भी नहीं बट आपका एनिमल लेम हो जाएगा, प्रॉपरली नहीं चलेगा, एनिमल पेन में रहेगा, तो आपका मिल्क यील्ड ग्रेजुअली कम हो जाएगा। आपको लगेगा कुछ नहीं, आधा किलो कम हो रहा है, 1 किलो, ऐसे ऐसे ग्रेजुअली
कम होता जाएगा। तो अगर आप कंसंट्रेट ज़्यादा खिला रहे हैं, बस खिलाना नहीं चाहिए, जो आपका कार्यक्रम वही बात, तो साथ में उसको बाइकार्बोनेट भी आप खिलाइए, वो बेटर रहेगा। आप डेली 100 ग्राम 150 ग्राम बाइकार्बोनेट, अगर आप ये मेरे हिसाब से तो करना नहीं चाहिए, जो आपका बनता है वही देना चाहिए। और मिल्क प्रोडक्शन के लिए बेटर है ज़्यादा घास खिलाना देन कंसंट्रेट खिलाना, ठीक है ना। बेटर है घास खिलाना। विंटर में आपको करना पड़ेगा कंप्रोमाइज के साथ, लेकिन बेटर वही है, आप ज़्यादा ग्रीन फॉडर खिलाइए, उससे मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है जी। तो इसके बाद में एक दो डिजीज डिस्कस करूंगा जो हमारे यहाँ पे मैं बोलूँगा पिछले 7-8 साल से आई है। उससे पहले ये बीमारियाँ ओकेजनली हमारे क्लिनिक पे आते थे ऐसे केसेस, बट फील्ड में ये केसेस नज़रअंदाज हो जाते हैं और मुझे नहीं पता कि हमारे यहाँ ही क्यों है ये। इसको बोलते हैं हम एबोमेजल डिस्प्लेसमेंट। एबोमेजम इट इज द 4th कंपार्टमेंट ऑफ द स्टमक। डिस्प्लेसमेंट अपनी जगह से हिल गया। कौश पे वन पर ये मन म्याद पानी जे हिलान चोर नाव डाली इज अ सिंपल थिंग। नाव से मोहतरमा पीर से कुछ पानी पीर सही वापस ये न मोहतरमा से वापस ये नहीं आएगा। जो तो नाव के मोहतरमा से निकलता है नहीं उसमें भी फॉक पे बेचो ना, सो प्रेशर ते दिमाग दैट इज द जो नाव बोलते हैं डालन एम इसको स्टाइल खूर बैठ नहीं मैं बोलूंगा ना नहीं रख सकता है, लेकिन नाव डाली इज अ डिफरेंट थिंग। दैट इज मिजेंट्रिक प्रॉब्लम। वो मिजेंट्रिक की प्रॉब्लम रहती है, मिजेंट्रिक फ्री रहती है, आप उसको प्रेशर एक जगह से कर दूसरी जगह जाएगी। इस आर्गन की जो एबोमेजम है इसकी प्रॉब्लम यही है, इसकी मिजेंट्रिक अटैचमेंट नहीं है, ये फ्री रहता है। इसको बोलते ही है वॉन्डरिंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी। जहां इसको जगह मिलेगी वहां घुस जाएगा, ठीक है ना। यूजुअली ये होता है फोटोग्राफ, चलो मैं आगे दिखाऊंगा अगर इसमें रहेगा। ये एनिमल का ना हेड, ये नीचे ये वाली टांग है ना, राइट साइड पे यहाँ नीचे रहता है ना, एब्डोमिनल फ्लोर पे। यूजुअली ये वहां पे रहता है, लेकिन फिर इसको जहां जगह मिलती है वहां चला जाता है। तो जगह कब मिलेगी इसको, है ना, जगह कब मिलेगी? या तो स्टमक जो बाकी कंपार्टमेंट उनका साइज कम हो जाएगा, है ना, तभी, या इंटेस्टाइन साइड से साइज कम हो जाएगा। तो स्टमक का साइज कब कम होगा? जब एनिमल खाएगा नहीं, है ना, या कम खाएगा। सो दैट इज जिसको बोले क्रोनिक इनेप्टेंस, है ना, 10-15 दिन ज्यादा खाया नहीं, या आपको पता होगा जिसको कीटोसिस बोलते हैं, है ना, टेक्निकल टर्म में बोलूंगा कीटोसिस। एनिमल प्रॉपरली खाता नहीं है, स्टमक का साइज बढ़ जाता है, तो उसको जगह मिल जाती है, अपनी जगह से खिसक के लेफ्ट साइड चला जाता है या राइट साइड चला जाता है। राइट साइड यूजुअली जाता है जब हमारे एनिमल प्रेग्नेंट होते हैं, उसके बाद उनकी डिलीवरी होती है तो स्पेस क्रिएट होती है ना, तो उस स्पेस को ऑक्यूपाई करने के लिए चले जाते हैं। बट इसका जो कॉज है, कॉज इज रिलेटेड टू डिक्रीज्ड एबोमेजल मोटिलिटी। इसकी मोटिलिटी कटेगी, वो कटती है मेनली 2 चीज़ों से। वन इज डिक्रीज्ड कैल्शियम कंसंट्रेशन, बॉडी में किसी भी वजह से कैल्शियम कम हो जाएगा या ग्लूकोज कम हो जाएगा। ग्लूकोज कम हो जाएगा, दैट इज कीटोसिस जो मैंने बोला, है ना। यूजुअली होता है जो हाई यील्डिंग एनिमल, जो आपके फार्म पे गाय होती है, यूजुअली हाई यील्डिंग ही रहेंगे। हाई यील्डिंग बोलते हैं इंडियन कंट्रीज ग्रेटर देन 8 लीटर। अंग्रेजों की अलग डेफिनेशन है, वो तो 15-20 लीटर, हमारी अलग है। हाई यील्डिंग काउज में क्यों ज्यादा है? उनकी रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, अगर उनको मिलेगा नहीं प्रॉपर तो कीटोसिस वन ऑफ द मेन कॉजेज, या कोई भी इनएप्टेंस या एनोरेक्सिया उससे हो सकता है ये। एंड हाइपोकैल्सीमिया, हाँ हाइपोकैल्सीमिया से मुझे एक चीज याद आई। हाइपोकैल्सीमिया को प्रिवेंट करने के लिए यूजुअली होता है कि जब एनिमल की पार्चुरेशन हो उसके बाद ही एनिमल बैठ कैल्शियम लेवल उसी टाइम कम हो जाती है ना, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल उसी टाइम बनता है, दूध एक टाइम आ जाता है तो उसमें कैल्शियम चला जाता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें पार्चुरेशन डिलीवरी से पहले कैल्शियम ज़्यादा देना चाहिए, कम देना चाहिए? आपको कोई आइडिया? हाँ ये इसके रिलेटेड है, इसलिए मैं अब इसको मिल्क फीवर से भी रिलेट कर रहा हूँ।
तो आपको एक मैसेज है जो हम यूजुअली प्रैक्टिस करते हैं एनिमल से प्रेगनेंट कैल्शियम दिवान कंटिन्यू टिल द पार्चुरेशन, जब तक एनिमल डिलीवरी का हम कैल्शियम देते जा रहे हैं, बट दैट इज अ रॉन्ग प्रैक्टिस। रॉन्ग प्रैक्टिस कैसे है? जो कैल्शियम की रेगुलेशन है दैट इज अंडर द नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल, पैराथायराइड। नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल मींस जब बॉडी में कम हो जाएगा कैल्शियम तभी पैराथायराइड हार्मोन रिलीज होगा एंड कैल्शियम विल बी एब्जॉर्ब फ्रॉम द इंटेस्टाइन, ठीक है। लेकिन जब आप यहाँ से कंटिन्यूअसली दे रहे हैं टिल डिलीवरी, आप कैल्शियम दे रहे हैं, पैराथायराइड बैठा है उसका तो मुझे तो कोई काम ही नहीं है, मुझे कोई हार्मोन रिलीज करना ही नहीं है ना, तो एब्जॉर्प्शन उसको यहाँ रेडीमेड मिल रहा है तो उसको क्यों एब्जॉर्ब करना है ना, या बोन से क्यों उसको रीअब्जॉर्प्शन करनी है, वो बैठा है चुपचाप। जब एनिमल की डिलीवरी हो जाती है उसकी रिक्वायरमेंट 10 टाइम्स बढ़ जाती है, आप यहाँ से वो मीट नहीं कर पाते, पैराथायराइड सो रहा है तो उसको क्या करें, तो इसीलिए फिर वो ज़्यादा होता है। तो इसके लिए बेस्ट होता है कि लास्ट के 10-15 दिन मिनिमम आप कैल्शियम ना दें। कैल्शियम देना है टिल 8.5 महीने की प्रेग्नेंट, या 1 महीने अगर आप छोड़ोगी नहीं कम करोगी, मिनिमम लास्ट 10 to 15 डेज आपको कैल्शियम नहीं देना चाहिए। वो आपको फायदा नहीं दे रहा है, आपको डबल नुकसान हो रहा है। एक तो आप उस टाइम कैल्शियम के पैसे लगा रहे हो, आप दे रहे हो हमारा एनिमल ठीक है, दूसरा आपके बाद में फिर एनिमल भी सफर कर रहा है, उसको मिल्क फीवर हो रहा है तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस अलग से। सो इट इज एडवाइज मिनिमम लास्ट के 10 to 15 डेज आप कैल्शियम ना दें, ठीक है। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि आपका एनिमल का प्रोडक्शन ज़्यादा है ना, 20 लीटर 25 लीटर दूध दे रहा है, तो इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी आप कैल्शियम चढ़ा सकते हो, इमीडिएटली आप, है ना, चाहे उसको मिल्क फीवर है या नहीं, या आपको एक्सपीरियंस है कि हाँ हमारे इस एनिमल को लास्ट पार्चुरेशन में लास्ट डिलीवरी में ये कॉम्प्लिकेशन आई थी, तो पहले नहीं देना है, डिलीवरी हो गई, डिलीवरी की इमीडिएटली बाद आप कैल्शियम की एक बोतल दे दीजिए। लेकिन डॉक्टर साहब जो यहाँ का रूटीन है ना, जो डॉक्टर साहब ये रिकमेंड करते हैं लास्ट 10 डेज ऑफ डिलीवरी के होते हैं, तो ये रिकमेंड करते हैं, मैक्सिमम डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, वही बोल रहा हूँ, वो गलत प्रैक्टिस है। वो हाइपो वो दे दो, वो पूरे से ध्यान में वो ठीक है, नहीं वो अलग है, दैट इज नॉट कैल्शियम, दैट इज नॉट कैल्शियम, दैट इज एनाबोलाइट, दैट इज एनर्जी सोर्स, वो आपकी कीटोसिस को प्रिवेंट करता है, वो इसके साथ रिलेटेड नहीं है, वो पूरी से अलग, वो ग्लूकोनियोजेनिक है, वो ठीक है, वो कीटोसिस को आपको प्रिवेंट करता है, वो इसके लिए नहीं है। कैल्शियम आपका सेपरेट है, दैट इज डिफरेंट थिंग, वो आप सिंपली बोलो आपको ग्लूकोज सोर्स है। एनर्जी तो चाहिए एनिमल को, जब प्रेग्नेंट है, हमारे घर में बहन होती है, माँ होती है, अगर प्रेग्नेंट होगी कितना केयर करते हैं, है ना, हम वीकली जाते हैं, चेक कराते हैं, यूएचजी कराते हैं, ग्लूकोज में वो काम, या ग्लूकोज ज़्यादा तो नहीं हुआ, है ना, जेस्टेशनल डायबिटीज़ भी होती है, एनिमल्स का भी केयर तो ज़रूरी बनता है, वो उसलिए वो उसको प्रिवेंट करेगा, वो कीटोसिस को प्रिवेंट करेगा, वो इसके रिलेटेड नहीं है। कैल्शियम की ओनली बात कर रहे हैं। कैल्शियम एक तो आपको करेगा हाइपोकैल्शियम मिल्क फीवर, नंबर सेकंड दैट विल प्रेडिस्पोज योर एनिमल टू एबोमेसल डिस्प्लेसमेंट। तो एबोमेसल डिस्प्लेसमेंट इसका तो फिर ट्रीटमेंट सर्जरी के बिना नहीं है ना, इसका ओनली सर्जिकल ट्रीटमेंट है, तो आपका कॉस्ट बच जाएगा सर्जरी का भी, एनिमल का भी, प्रोडक्शन कॉस्ट भी, अगर आप प्रॉपर केयर करो, ठीक है ना। और थ्रू आउट इंडिया अगर आप देखो, मुझे लगता है सिर्फ हमारे स्टेट से, आई डोंट नो, मैं खुद बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता व्हाट इज द एक्चुअल रीजन, हमारे यहाँ एनिमल्स आते हैं बाहर से, है ना, लेकिन उनको ये प्रॉब्लम यहाँ पे हो रही है। आप भरोसा नहीं करोगे, मैंने पंजाब में पीजी पीएचडी 6-7 साल लगा दिए कि मुझे एक केस मिलेगा इस डिजीज का, 6 साल में मुझे कोई केस नहीं मिला ना, आज तक वहाँ पे रिकॉर्डेड है। उसके बाद भी 2015 में मैंने पीएचडी खत्म, उसके बाद आज तक भी कोई केस वहाँ रिकॉर्डेड नहीं है। लेकिन यहाँ आके आई डोंट नो व्हाट इज द इशू, मुझे लगता है मेन इशू यही है जो हमारा रिकमेंडेड नहीं है, दूसरा हो सकता है नहीं, फीडिंग नहीं, आई डोंट नो, फीडिंग तो आजकल मुझे लगता है माशाल्लाह सभी से ठीक से करते हैं। मुझे यही लगता है जो लास्ट मंथ है ना, उसमें हमारा प्रॉपर, जैसे ये बोल रहे थे पूर शो, अब तो वो रिकमेंड कर रहे हैं ना वो खिलाने के लिए, दैट इज अ गुड थिंग। अगर नहीं खिलाएंगे दैट विल प्रेडिस्पोज द एनिमल, एक तो हो गया हाइपोकैल्सियम, ये
हाइपोग्लाइसीमिया कीटोसिस, जो हम कैल्शियम ज़्यादा खिलाते हैं स्पेशली लास्ट मंथ में, दैट विल प्रेडिस्पोज टू हाइपोकैल्सीमिया। ये दो चीज़ें, हाँ इसको वैलिडेट करने की, ये दो चीज़ें मुझे लगता है ज़्यादा इम्पोर्टेंट। मैनेजमेंट ऑफ फॉल्ट्स भी ऐसा नहीं है, मतलब डेयरी फार्म लेवल पे, लेकिन इंडिविजुअल लेवल हाँ, पे ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। हाँ, अब आप इसको कैसे फील्ड लेवल पे आप डिटेक्ट कर सकते हो कि मेरे एनिमल में ये हो रहा है। कीटोसिस के आपको पता ही है क्या क्या होता है पता कोई आइडिया? ग्लूकोज लेवल जब एनिमल में कम हो जाती है, स्पेशली आफ्टर डिलीवरी होता है ना, तो उसमें क्या होता है कीटोसिस में? ग्लूकोज नेगेटिव एनर्जी बैलेंस। वेरी गुड। तो नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में यहाँ से मिल्क बन रहा है, उधर से वो खा नहीं रही वो है, तो आपको कैसे पता चलेगा? वो तो ठीक है, मैकेनिज्म दैट्स वेरी गुड, आपको पता है। खाना छोड़ देते हैं। नेक्स्ट इज यूरिन में उसका एक स्मेल पर्टिकुलर जो इनमें लिखा हुआ Very है, good. उससे आपको थोड़ा समझ आ सकता है। कीटोसिस का एक टिपिकल साइन है, पता नहीं ऊपर वाले क्यों रखा है, साइंटिफिक रीजन नहीं है, इसमें बोलते हैं हम सिलेक्टिव फीडिंग। सिलेक्टिव फीडिंग, एनिमल या तो ऑनली खाएगा, आप उसको घास दोगे, घास वो नॉर्मली खाएगा, आप कंसंट्रेट डालोगे वो खाएगा ही नहीं, सही। हमारा एक केस है ना? या आप करोगे, आप घास डालोगे, घास नहीं खाएगा, कंसंट्रेट आराम से खाएगा, दोनों हो सकते हैं। बट मोर कॉमनली एनिमल कंसंट्रेट नहीं खाता है, घास खाता है। आप उसको कीटोसिस के लिए ट्रीटमेंट कर रहे हो, एनिमल ठीक नहीं हो रहा है, देन यू शुड चेक दिस। डॉक्टर साहब मुझे थोड़ा सिम्टम्स सुनिए कीटोसिस थोड़ा ना सर मैं सब बता दिया। मैं बोलूँगा कोई बात ठीक है। तो आप कीटोसिस ट्रीटमेंट बार बार कर रहे हो, एनिमल 2 दिन ठीक हो रहा है, तीसरे दिन फिर वापस आ रहा है, वही हो रहा है। और ग्रेजुअली एनिमल की कंडीशन जो है, बॉडी कंडीशन वो डिक्रीज हो रही है, तो ऐसा लगा मसल मास धोखते वेट लॉस हो रहा है। तो इमीडिएटली स्पेशली पार्चुलेशन के बाद ही होता है, उसी टाइम ग्लूकोज लेवल ज़्यादा नीड होती है ना? मिल्क के लिए भी चाहिए, फीटस के लिए भी चाहिए। तो एक तो ये साइन हो गया कि सिलेक्टिव फीडिंग। नंबर सेकंड आपने बोला कि जो स्मेल आएगी वो स्मेल यूरिन से बेटर रहेगी अगर आप मुंह में से, अमोनिकल स्मेल आती है मुंह से, है ना? यूरिन से बेटर है वो स्मेल देता, ठीक है ना? एक और साइन है, लेकिन ये सभी में नहीं आती है। इसमें क्या होता है, रिब्स, उनके बीच में स्पेस रहती है ना, ऐसे मेरा हाथ है, यहाँ पे स्पेस है ना? स्पेस, विजिबल स्पेस है। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट होती है, अपनी जगह से मैं फोटोग्राफी आपको बेटर रहेगा। हाँ, ये वाला फोटोग्राफ आप देख लीजिए, ये वाला है ना? देखिए इसमें यहाँ पे स्पेस आपको नहीं लग रहा जैसे, है ना? डिप्रेशन नहीं है ना? ये ऑलमोस्ट लेवलिंग हो गई है। तो ये उसी वजह से कि नॉर्मली यहाँ पे एबोमिज्म नहीं होना चाहिए, वो आ गया, उसने रिब्स को प्रेशर बाहर की तरफ किया या तो फिर यहाँ पीछे इस एरिया में आपको बल जाएगा। यूजुअली जो राइट साइड होल आसान तथुन फोक खसान किए है ना, उसमें नहीं चढ़ती है। अगर फोक खसते कस में उसके बारे में थोड़ा बोलूँगा। फिर फोक यूजुअली खोवरी साइड खसान है, सुने आपने देखा होगा, देखा है किसी ने? अगर ब्लोट होता लेफ्ट साइड से, लेकिन अगर राइट साइड से होगा, उसका मेन रीजन ये है, या तो एबोमिज्म अपनी जगह से हिला है या इंटेस्टाइन के पार्ट सीक कम में गैस भरी है, ये दो चीजें हो सकती है, ठीक है? तो ऐसे केसेस में यू शुड रेफर टू अ वेटरनरियन। राइट साइड, लेफ्ट साइड वाले जो फूक चढ़ेगी उसमें आप चाहे फील्ड लेवल पे ट्रीटमेंट कर दो, आई डोंट हैव, उसमें मुझे प्रॉब्लम नहीं है, आपको ही प्रॉब्लम है। राइट साइड वाले में आपको बेटर है कि कंसल्ट ए वेटरनरियन, वो बेटर बताएगा वेदर एबोमिज्म हिला है अपनी जगह से या सीकम में गैस भरी है, ठीक है? तो एक तो ये होगा साइन, दूसरा में है ना, ये वाला देख लीजिए आप, है ना? ये पूरा लेवल हो गया, है ना? अच्छा नहीं कहानी अच्छी है मिशन, है ना? कुछ पूरा बासान लेवल। तो अगर आप कोई एनिमल आपको देर से नहीं खा रहा है या कीटोसिस के ट्रीटमेंट करके भी वो बार बार रिकरेंट कीटोसिस जिसको बोलेंगे बार बार हो रहा है, तो यू शुड चेक योर एनिमल फॉर एबोमिजल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना? मैं बोलूँगा ये नई बीमारी है हमारे लिए, इवन मैं बोलूँगा इंडिया के लिए। मैं बोल रहा हूँ या इंडिया से 2 की 3 रिपोर्ट्स है टोटल इस बीमारी की। तो इंशाल्लाह वी विल ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज द कॉज। और लास्ट टाइम मैं गया था अपने
मुझे अच्छा लगता है। ये जो यहाँ सरदार जी है ना, he has been my teacher, he is the one of the best clinicians, है ना, पंजाब has produced। इनकी एज अभी होगी ऑलमोस्ट 72-73, बट यूनिवर्सिटी ने इसको अब भी रिटेन किया है इनकी एक्सपर्टीज की वजह से। तो लास्ट टाइम मुझे इन्होंने बुलाया था इसी डिजीज के बारे में डिस्कस करने के लिए, ये वहीं पे हैं। इन्होंने बोला नहीं मुझे डॉक्टर साहब आप सिखाओ। मैं शर्मिंदा हो गया, सर आप मेरे टीचर कहते नहीं हमारे यहाँ आते ही नहीं केसेस, आपने भी देखा है। आई डोंट नो, अदरवाइज एनिमल्स हमारे वहीं से आते हैं, पंजाब से ही मैक्सिमम एनिमल आते हैं, वहाँ पे नहीं है। आई डोंट नो, मुझे यही दो चीज़ें मेन लग रही है। हाइपोकैल्सीमिया मेन मुझे लग रहा है जो हमारे यहाँ रिलेटेड है, ठीक है जी। इसमें एक और चीज़ इसी के रिलेटेड है कि तो मैं ज़्यादा इस पर फोकस नहीं करूँगा, आपको जो रेलेवेंट रहेगा। हाँ, ये ना मैंने यहाँ पे कुछ फोटोग्राफ्स रखे हैं। मैंने पहले बोला अगर गैस या तो राइट साइड सीकम में हो सकती है या एबोमिज्म लिखा है। अगर आप फिर किसी वेटरनेरियन को वहाँ पे बुलाते हैं, है ना, वो यूजुअली हाथ डाल के चेक करता है कि क्या है। अगर ऐसे इन चारों में से भी कोई भी साइन आए या तो उसके हाथ में कुछ नहीं आ रहा, थोड़ा सा वहाँ पे लग रहा है कि तचस्सुई चारा भी हो, बस और कुछ नहीं है, या तुम चार बोला खरीश ये चार बोला खून लगे या ऑनली ये रेड कलर का आ रहा है, तो यू शुड डायरेक्टली अप्रोच टू ए हॉस्पिटल जहाँ पे आपकी सर्जरी हो सके। ऐसे केसेस के लिए आपको वेट नहीं करना चाहिए। या मैं इसको ऐसे बोलूँगा, जो एनिमल आपका फीसिस पास नहीं करेंगे मोर देन 2 days ड्यू टू एनी रीजन, है ना, यू शुड रेफर टू ए वेटरनरी, ठीक है ना। उसमें फिर बाकी काजेज भी हो सकते हैं माइनर, मैं उनको ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। जो कॉमन काजेज है हमारे लिए, एक तो ये है डिस्प्लेस्ड एबोमिज्म, दूसरा है जिसको बोलते हैं हम हार्डवेयर डिजीज। हार्डवेयर लेमैन लैंग्वेज या सिंपल लैंग्वेज में एक्चुअली उसको साइंटिफिक टर्म में ट्रॉमेटिक रेटिकुलोपेरिटोनाइटिस, दीज आर 3 टर्म्स। ट्रॉमा, ट्रॉमेटिक, रेटिकुलम मीन्स रेटिकुलम, पेरिटोनाइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ पेरिटोनियम। सो इट इज ट्रॉमा टू द रेटिकुलम विच इज कॉजिंग पेरिटोनाइटिस, ठीक है, सिंपली। तो ट्रॉमा किससे होता है? जब भी एनिमल कोई कील विल खाएगा, क्या करेगा? कील अच्छा ठीक। या कोई भी लोहा ये भी हमारे लिए एक इमर्जिंग डिजीज है। इसका रीजन मेन ये है कि जो हमारे एनिमल है अब हम उनको इंटेंसिवली रेज करते हैं, हम बाहर ज़्यादा नहीं छोड़ते हैं, है ना, अंदर ही रखते हैं, फार्म में बंद रखा वहीं पे। ये हमारे ही हैं, प्रॉब्लम नहीं है, थ्रू आउट वर्ल्ड इसका मेन रीज़न यही है, जो एनिमल बंद रखे कन्फाइंड में, उससे क्या होता है कि घर में तो कोई कंस्ट्रक्शन कील वील ठोक ही रहता है, घास में चला जाता है वो या फील्ड में चला गया वो, दैट इज़ द मेन रीज़न, वो कोई रीज़न नहीं है, ठीक है ना। जो हमने यहाँ पे केसेस देखे ना, चलो आपको इससे याद रहेगा, ये हमने यहाँ पे कुछ केसेस में देखे, ठीक है जी, इतने इतने बड़े कील निकले। तो इसमें भी मैं आपको फोटोग्राफ है, आपको उससे याद रहेगा, ये कुछ ये फोटोग्राफ से जो हमने देखे हैं क्या क्या निकला एनिमल्स में से। देखिए ये कुछ ना क्लिनिकल साइन है जिसको आपको लगेगा हाँ आपके एनिमल में के पेट में जो फॉरेन बॉडी कोई भी होती है तो ये एनिमल के रेटिकुलम में फंस जाती है। रेटिकुलम डम्बिन आपने देखी होगी, सभी ने देखी है ना, हाँ देखी है कि नहीं। युस तक पार्ट ना आसान, युस टॉवेल हुआ आसान है ना, टेक्निकल टर्म में उसको बोलते हैं टर्किश टॉवेल। टर्किश टॉवेल ऐसी होती है, जो टॉवेल टाइप होते हैं उसको रेटिकुलम, वो छोटा सा होता है इतना, दैट पार्ट इज रेटिकुलम। तो ये उसी में फंस जाते हैं कि दो रीजन है उसके, नंबर 1 उसका स्ट्रक्चर है ना टर्किश टॉवेल, नंबर 2 वो लोएस्ट पार्ट है, ग्रेविटी की वजह से भी वहीं पे आ जाती है, जो बाहरी चीज़ है वहीं पे आ जाती है। तो दोनों फैक्टर उसको फेवर करते हैं, लेकिन उसकी कॉम्प्लिकेशन है वो क्रेनियली हार्ट के क्लोज है ना। अगर ये रेटिकुलम है यहाँ पे तो हार्ट इसे क्लोज, बीच में आपको मान लो मिनिमम 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर का गैप है
फॉरेन बॉडी आगे जाएगी तो दैट विल पेनिट्रेट द हार्ट, तो आपका एनिमल को फिर कोई नहीं बचा सकता। बिकॉज वेटनरी अभी उतनी एडवांस नहीं है कि आप हार्ट सर्जरी करें। हाँ बाहर है, लेकिन वो यूजुअली नहीं करते हैं। वो कहते हैं फूड एनिमल है, स्लॉटर करके खा लो, है ना। तो वो ज़्यादा सर्जरीज पे फोकस नहीं करते हैं इन बीमारियों के लिए। उनको पता ही है बाद में उतना प्रॉफिट नहीं मिलेगा। सो ऐसी बीमारी में खुदा रखन अगर हम में से भी कोई कुछ खा लेगा, उसको कंटिन्यूस क्या पेन रहेगी। तो दीज आर द साइंस ऑफ द पेन, है ना। एनिमल का जंग ये कहें, इससे क्या होगा, या अगर हमें भी खुदा रखन कुछ साथ जुकाम वुकाम कराना ना, छाछ से दम होगा, वैसे ही इसमें भी होता है। आगे इसको दर्द हो रहा है, इसमें मेरे को प्रेशर कुछ तरीके कम गसुन, है ना। तो ये दो मेन साइंस है। एक तो ये ऐसे रहेगा, इसका बैक क्रॉस लिम्स रहेगी, या कभी हो सकता है ये लिम्स ना, अगर ये एनिमल ऐसे चल रहा है ना, नॉर्मल गेट्स का ऐसे है, तो ये ज्यादा दूर रखेगा। हाँ ये भी हो सकता है ना। तो ये क्लिनिकल साइन, ये वाला साइन तो किसी भी पेन में आ सकता है। स्पेशली इसी में आता है, या तो फॉरेन बॉडी है या कोई रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा सीवियर है। वो तो आपको पता चल ही जाएगा, इन लोगों को खांसी होगी, जुकाम होगा, वो आपको पता चल जाएगा। लेकिन इन केसेस, इसके अलावा एनिमल को हो सकता है ब्लोट, है ना। ब्लोट क्यों होगा, इनकी रेटिकुलम बैठ गया, है ना। स्टमक के ब्यूट गैस प्रोड्यूस का सुधरा हुई नहीं यहाँ पर। लेकिन वो ब्लोट ऐसा नहीं होगा जैसे आपने देखा होगा अगर घास ज़्यादा खाती है उसमें क्या होता है, पूरा फूल जाता है। इसमें उतना नहीं होगा, आपको लगेगा थोड़ा सा चढ़ा है ना। एक और चीज़ हो सकती है इनिशियली फीवर। खाना तो छोड़ ही दीजिएगा, या तो पूरा नहीं खाया या कम, वो तो हर एक बीमारी में होता ही होता है, उसको मैं डिस्कस नहीं करूँगा, आपको पता ही है। एनिमल बीमार होगा, पहला साइन यही है पूरा नहीं खाएगा या टोटली छोड़ देगा। लेकिन या तो ब्लोट होगा, फीवर हो सकता है। 2-3 दिन बाद लगेगा आपको फीवर तो ठीक हो गया, लेकिन मेरा एनिमल अब भी ठीक से नहीं चल रहा है या ठीक से नहीं खा रहा है। बाकी तो फिर डायग्नोसिस, चलो मैं उसको ज़्यादा नहीं, डायग्नोसिस के लिए हम इसको एक्सरे से कर सकते हैं, या आप कर सकते हैं अगर आपको अपनी फील्ड लेवल पे करना है। लेकिन दैट इज़ नॉट ऑलवेज इफेक्टिव। मेटल डिटेक्टर आता है ना ह्यूमन्स के लिए, बट वो हमेशा डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। जो उसकी स्ट्रेंथ है ना, वो ह्यूमन्स के लिए, हमारी कितनी है विड्थ टोटल, है ना, और फुट कम। एनिमल का आप देखो ह्यूमन कितना है ना, 2-2.5 फुट, तो ऑलवेज दैट कैन नॉट डिटेक्ट फॉर। हाँ अगर आपको दिख रहा है तो इट इज़ कन्फर्म, साउंड आ रही है, इट इज़ कन्फर्म। फील्ड लेवल पे आप वही कर सकते हो। एक और चीज़ आप कर सकते हो फील्ड लेवल पे लिखिए, मैंने पहले स्टार्टिंग में बोला था हम डिजीज़ प्रिवेंट करते हैं यूजुअली इन्फेक्शियस डिजीज़, है ना। लेकिन ये डिजीज़ भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं, है ना। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, उसके लिए आप खिलाते हैं मैग्नेट। ये मैग्नेट नहीं जो हमारे रेडियोज़ में वो गोल गोल होता है, उसके लिए काऊ के लिए डिज़ाइंड मैग्नेट आता है, उसको बोलते हैं काऊ मैग्नेट। चाहे तो आप गूगल में सर्च कर लो, आपको उसकी फोटोग्राफ मिल जाएगी, ऑनलाइन मैग्नेट मिल जाएगा। फॉरेन कंट्रीज़ में, इवन पंजाब में भी नाउअडेज जब एनिमल आप उनको लगेगा कि हाँ इसको हमने ब्रीडिंग करानी है, उस एज पे वो मैग्नेट खिला देते हैं। उससे क्या होगा, जब मैग्नेट, मैंने पहले बोला जो भी फॉरेन बॉडी जाती है ग्रेविटी की वजह से नीचे जाती है, तो ये भी जाएगा रेटिकुलम में। मैग्नेट वहाँ पे रहेगा, जब भी फॉरेन बॉडी जाएगी वो उसी के साथ अटैच रहेगी। दैट विल नॉट कॉज इंजुरी टू द स्टमक, और सो दैट विल प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द फॉरेन बॉडी। एक तो हो गया ये प्रिवेंशन के लिए, बट ये आप ट्रीटमेंट के लिए भी कर सकते हो। हमने यहाँ पे 2 स्टडीज़ की है जिनमें हमने मैग्नेट दिया है। अभी भी हम, मुझे लगता है मिनिमम 2-3 को हम मैग्नेट यहाँ पे डाल देते हैं, है ना। जो फॉरेन में आपको फोटो, आपको उससे आइडिया मिल जाएगा। तो अगर आपको लगेगा आपका एनिमल में, यू कैन गिव द मैग्नेट। उसमें कोई हार्मफुलनेस नहीं है, कोई 300-400 रुपये का वो ऑनलाइन आ जाता है एक मैग्नेट, ठीक है, क्योंकि ये ऑन द राइज है हमारे यहाँ। ये फोटोग्राफ ना, ये वाली कोने वाली, ये मैग्नेट की आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हो। ये स्टूडेंट इसने काम किया, ये इस एनिमल को मैग्नेट डाल रहा है, ये फिर स्टमक में मैग्नेट है ना। ये
ये फोटोग्राफ यहाँ पे ना एक्सरे पे हमें लग रहा कुछ डॉट डॉट है, या इस वाले में यहाँ पे कील है, ये हमने इमीडिएटली लिया था 1 घंटे के बाद, यहाँ पे कील है, मैग्नेट यहाँ पे है, लेकिन फिर जब पूरा नेक्स्ट डे देखा हमने तो ये अटैच हो गई थी फॉरेन बॉडी मैग्नेट के साथ। इससे बेटर मैं दिखाऊंगा आपको फोटोग्राफ, ये देख लीजिए, यहाँ पे 3 कील पड़े हैं एनिमल के पेट में, जो हमने एक्सरे यहाँ पे किया है, चाहे तो आप जा भी सकते हैं, आप देख सकते हैं एक्सरे पे, आज भी कोई आया होगा, ये 3 कील है, इसको हमने मैग्नेट खिलाया, दूसरे दिन एक्सरे किया, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ मैग्नेट दिख रही है, उसमें क्या होता है मैग्नेट के साइड में आ गए, फिर वो डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है, एनिमल क्योर हो गया। तो बोथ एज वेल एज प्रिवेंटिव एज वेल एज थेरेपेटिक इसको आप यूज कर सकते हैं। तो ये मैं उन लोगों को एडवाइस करूँगा जो अपने फार्म पे ये कारपेंटरी का काम खुद ही करते हैं, कील भी ठोकते हैं, कभी हाथ से गिर गए, उनके लिए मैं एडवाइस करूँगा वो मैग्नेट फीडिंग करें। सभी के लिए मैं नहीं कर, जो केयर करते हैं उतना प्रॉपर, लेकिन होता नहीं है। 300 रुपये एक एनिमल पे स्पेंड करना तो सेविंग फ्रॉम दिस कॉस्टली डिजीज तो बेटर रहेगा, ठीक है ना। तो अलॉन्ग विथ मैग्नेट फिर इसको आपको कोई भी एंटीबायोटिक देनी है एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी। वो क्या करेगी, अगर ये तो फॉरेन बॉडी पड़ी है यहाँ पे फ्री है ना, लेकिन अगर ये वाल में घुस गई है तो उसको फिर निकालने के लिए इन्फ्लेमेशन कम होनी चाहिए ताकि वो बैक ठीक है ना। तो उसके लिए आप कोई भी एंटीबायोटिक दे दो एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी, 2-3 दिन के लिए आपका एनिमल रिकवर नहीं होता है फिर तो ऑप्शन सर्जरी ही है। जो मैंने फोटोग्राफ दिखाई थी स्टार्टिंग में, कौन कौन से हमने यहाँ पे देखे हैं, दे आर रिमूव्ड आफ्टर सर्जरी। हाँ, ब्लोट के बारे में मैं तो ज़्यादा नहीं, हाँ इसमें मैं एक ही बात बोलूँगा, ये तो आपको पता ही है, अगर ब्लोट होगा लेफ्ट साइड से, ये यूजुअली होता है जब एनिमल ग्रीन फॉडर ज़्यादा खाएगा, उसको आपको पता है कि नहीं है। ट्रीटमेंट, हाँ नहीं ट्रीटमेंट के बारे में कोई आइडिया, ब्लोट टेसल दे सकते हैं, उसके लिए है भी वही है ना, उसके लिए वही है कि ब्लोट टेसल वो गैस अंदर जो ट्रैप है उसको पहले फ्री करेगा, फिर वो रिलीज खुद ही हो जाएगी। एक तो ये तो सिंपल ब्लोट है, दूसरा है ये डिस्टेंशन, दोनों साइड से एनिमल का पेट फूला है, अगर इस टाइप का होगा, ये तो आपको पता ही है, आपने एनिमल को बाहर छोड़ दिया, घास ज्यादा खा ली, स्पेशली जो आती है ना त्रुपत्र है ना, बरसिंग वो ज्यादा खाएगा, और स्पेशली मॉर्निंग में जब एनिमल जाते हैं ना, या शबनम छाछ वो ज्यादा करता है, ठीक है ना, वो वाली घास ज्यादा करती है ब्लोट। तो उसमें आप ट्रीटमेंट, लेकिन इन केसेस को ट्रीटमेंट के लिए यू शुड वेटनरी, अगर दोनों साइड आपको लग रहा है कि पेट फूला है, इन केसेस को आप रेफर टू है वेटरनरी, वो बेटर रहेगा, ठीक है। और बेसिक ब्लोट एक और चीज़ से हमारे यहाँ कॉमन है, मैंने पहले बोला था एप्पल फीडिंग से एसिडोसिस हो जाती है, लेकिन एप्पल फीडिंग या जिसमें कॉस्ट में गॉक शीशे खाना हुआ, वो कभी कभी क्या होता है गले में फंस जाती है ना, तो उससे भी ब्लोट होता है। बट इससे जो घास खाने से ब्लोट है दैट इज मोर डेंजरस है ना, जब इसोफेगस ब्लॉक हो गई मतलब गैस निकलेगी नहीं अब कहीं से, तो उस केस में आप फील्ड लेवल पे क्या कर सकते हो, अपने फार्म लेवल पे अगर कभी ऐसा केस हुआ तो आपके नहीं आपके हमसाये में किसी, आप उस टाइम क्या करोगे, हाँ कहाँ पहुंचेगा हाथ वहां तक, लाठी नहीं डालनी चाहिए, ठीक है, यू शुड, हाँ कोई भी जो पाइप है सॉफ्ट भी नहीं, जो आती है ना जिस बाग पाइप छुआ थोड़ा, जो हार्ड भी होगी थोड़ी लेकिन उतनी जख्म नहीं देनी चाहिए अंदर। कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने देखा तुमसे गैस पाइप आसान है ना, तथा बुतिम तार वार त्रोग सो अंदर फूड पाइप ही ना चटित अंदर पत सारी यस बाग पाइप आसान कौशिक पट बेगस, या ये वाली पाइप डालते हैं ना आसान इलेक्ट्रिक, ये में इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो चैनल्स यूज होती हैं, कुछ लोग वो पाइप डाल देते हैं, वो नहीं डालनी चाहिए, वो जाएगी नहीं पूरा, हमारी भी जो फूड नाली है वो कैसे जाती है, ऐसे जाती है घूम के, वो तो स्ट्रेट है, वो इंजरी करेगी ही करेगी है ना। तो थोड़ी सी हार्ड पाइप जिस बाग पाइप वो आप डाल सकते हो, हाँ अब उसमें चांसेस है वो पास ना हो जाए। अगर वो पास नहीं होती है ऐसे केस में आप क्या करोगे, तेल काशिर पट यह तीसस में ज्यादा करूँ
सिंपली आप किसी भी चीज़ से वो कर सकते हो, लेकिन दैट शुड बी स्टेरलाइज्ड ताकि इन्फेक्शन ना हो। आप चाहे चाकू लो, तो ना उसको थोड़ा गर्म लगा दिया कपर्नियर गैस, तो आपकी एनिमल की जान बचेगी। हाँ, इसको बाद में फिर मैनेज करना है जो वहाँ पे जख्म हो जाएगा, लेकिन आपके एनिमल की जान बच सकती है। अदरवाइज गैस हो जाएगी, वो लंग्स को कंप्रेस करेगा, एनिमल विल कोलैप्स इन 3 to 4 hours। ठीक है। या आप फील्ड लेवल पे एक और काम कर सकते हैं, यू कैन यूज ज़ाइलेज़िन। ज़ाइलेज़िन आता है एमएल 1 ml। उससे क्या होगा, जो ईसोफेगस की मसल्स है ना वो रिलैक्स होती है। जब रिलैक्सेशन हो जाएगी, अगर फॉरन लूजली एडियर्ड है वो नीचे चले जाएगी खुद ही। तील से नहीं जाती है वो, है ना। तील से बेटर आप सिंपली पाइप डालो। था हमें वहाँ पे तो इसी से रिकवर किया हमने, इसलिए मैं बोल रहा हाँ? हूँ ट्राई टू कलेक्ट ये एक्सपीरियंस। नहीं वो तेल तो नहीं जा रहा था, फिर हमने थोड़ा तेल डाला और पाइप से गया। अच्छा, आप बोल रहे हैं मैं सिर्फ जनरली तेल, आप बोल रहे हो पाइप के लिए हमने तेल डाला, वो तो वही है ना, वो मसल रिलैक्स करेगा, लेकिन उससे बेटर है अगर आप ज़ाइलेज़िन देते, है ना। क्योंकि जो यूजुअली मैं बोल रहा हूँ जिसमें बॉक्सेस खाना हम क्या करते हैं, उसको काट के खिलाते हैं, अगर सब 2 लफा से दैट कैन कॉज इंजरी। हाँ, आप तेल डाल सकते, बट यू शुड नॉट यूज एक्सेसिव फोर्स। ठीक है ना, एक्सेसिव फोर्स हमें यूज नहीं तो वो इंजरी करे, वो इस सब की प्रॉब्लम फिर हीलिंग में आती है, वो हील नहीं होता है ऑलमोस्ट अगर इंजरी हो। ठीक है जी, मुझे लगता है मेरी तरफ से इतना काफ़ी। अगर किसी को कुछ पूछना है। हाँ, एक और चीज़ मैं डिस्कस है, चलो ये ठीक है बोल ही गया था। ये बीमारी भी हमारे यहाँ मैं बोलूँगा पंजाब से ही आई है। अल्सरेशन जैसे ह्यूमंस में होते हैं, है ना, अल्सरेशन, वैसे एनिमल्स में भी होते हैं अल्सरेशन, और होती है इसी एबोमेज़म में। एबोमेज़म इज़ द ट्रू स्टमक, जो एक्चुअल डाइजेशन होती है वो फिर इसी में होती है। तो इसमें भी एनिमल्स में अल्सरेशन होती है। तो इसको आप कैसे पहचानोगे, अगर आप कोई भी आपका एनिमल ब्लैक फीसेस पास कर रहे हैं, सिंपली गुह च क्रूह निवान, दैट इज अ श्योर शॉर्ट साइन ऑफ अल्सरेशन। ठीक है जी। तो फिर उसको मैनेज करने के लिए आपको क्या देना है, अल्सरेशन मेनली होती है जब एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस होता है एबोमेज़म में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो उसको फिर न्यूट्रलाइज करने के लिए आप एंटासिड दोगे, लेकिन इसमें ज़रूरी है पैरेंटल एसिलॉग देना, इसमें ज़रूरी है। आप ओरली दे सकते हो बाइकार्बोनेट भी, जो हम उस एसिडोसिस के लिए देते हैं, लेकिन उसको एबोमेज़म पहुंचने में मिनिमम 3 दिन लगेंगे। आप पाइप से डालोगे वो तो रुमन में जाएगा, लेकिन एबोमेज़म में वो 2-3 दिन बाद पहुंचेगा, फिर वहाँ से एब्जॉर्ब होगा। तो इसके लिए बेटर रहेगा आपको एसिलॉग इंजेक्शन देना 30 से 40 मिनट, वो भी 2 टाइम। ठीक है जी। बाकी इसमें चलो वो आपके लिए मेन यही है क्लिनिकल साइन, अगर ब्लैक फीसिस आएगी वो नहीं है। फीसिस का एक थंब रूल है, फीसिस उस कलर की होनी चाहिए जो आप यहाँ से फीड खिलाओगे, है ना, नॉट एग्जैक्टली उस कलर की, अप्रोक्सीमेशन, है ना। ग्रीन पाउडर खिलाओगे तो ग्रीन शाइन रहेगी, फीसिस पूरी ग्रीन तो नहीं रहेगी लेकिन ग्रीन शाइन रहेगी। कंसंट्रेट खिलाओगे उसी टाइप का है, ब्लैक रहेगा या ब्लड रहेगा, दैट इज द प्रॉब्लम। ठीक है ना। ये केसेस भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। चलो हाँ, आप अगर किसी में ज़्यादा आपको फिर अल्सरेशन के थ्रू ब्लड लॉस होता है, उसके लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन तो यहाँ पे